आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे बीएसए सर, हमारे ऊर्जावान बीएसए सर श्री दिनेश कुमार सर का हार्दिक स्वागत टीम लखनऊ करती है। सर भी हमको ज्वाइन कर लिए हैं। आदरणीय सर जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आदरणीय सर जी, धन्यवाद। ये आप लोग की जो टीम काम कर रही है लर्निंग असेसमेंट के संदर्भ में, आप लोग वेबिनार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों ने हमें दूसरा मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन अपनी जगह है और आप लोग अपनी जगह हैं, तो यही होता है जीवन में। जितना हम लोग गतिशील रहते हैं उतने ही ज्यादा तरक्की कर पाते हैं और संघर्ष के साथ ही चेतना का विकास होता है। तो इस जो चेतना का विकास होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके असेसमेंट के संबंध में आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। और असेसमेंट जो किया जाता है किसी का, वो एक हॉलिस्टिक असेसमेंट होता है, पूरा एक समग्र रूप में किया जाता है। तो एक आंशिक समानता लोग मूल्यांकन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि हर बच्चे को हम लोग विकास का एक बहुत बड़ा देखते हैं कि कई आयाम होते हैं, उस विकास के कई आयाम हैं, उन सभी आयामों को मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कमियां देखते हैं, उसकी अच्छाइयां देखते हैं। जैसे आप मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस आप सुने होंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, वीकनेस देखी जाती है, देखा जाता है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके पास अवसर है और क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं। उन थ्रेट्स को हमें चैलेंज को रिमूव करना होता है, उनके होते हुए भी हमें उस बच्चे के विकास के लिए काम करना होता है। और विकास कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमने सिर्फ पढ़ा दिया तो उसका एक विकास हो गया। मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, तो इमोशनल मैच्योरिटी होती है। कैसे किसी को टॉलरेट किया, जैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, कई बार हमारे विचार उनसे नहीं मिलते, इसके बावजूद भी हमें उनको वेलकम करना होता है। तो ये एक होता है कि मानसिक परिपक्वता आए, देखने टॉलरेंस का गुण आए। तो ये मानसिक विद्वता और क्या कहते हैं शारीरिक क्षमताएं का विकास। जैसा कि वर्तमान समय में हम लोग कोविड-19 की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कोविड कंट्रोल के लिए जरूरी है कि शारीरिक क्षमता का विकास हो, बच्चों में इम्यूनिटी हो। तो हम लोग खेल कूद और को भी प्रेरित करें, पढ़ाई लिखाई के साथ में खेल कूद भी एक जरूरत है। और अच्छे खान पान की तरफ प्रेरित हो, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, सामान्यतः बच्चे फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब खा रहे थे। और इन सब चीजों को हम लोग को थोड़ा सा काम करना है, उनको ऐसी शिक्षा देना है ताकि वो लोग स्वस्थ रहें और मतलब ज्ञान भी प्राप्त करें। दे शुड थिंक बेटर, दे शुड ईट हेल्दी। तो ये असेसमेंट होता है। असेसमेंट का वही बात होता है जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो डायग्नोज करता है कि उसको क्या बीमारी है, क्या बीमारी, उस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको दूर किया जाए। तो जब तक हम कोई बीमारी पता नहीं कर लेते तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जब तक हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं, उसका पूरा मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं, उसकी कमी को पहचान नहीं लेते, तब तक उसको हम तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, शिक्षण विधि में ये होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम नया ज्ञान प्रदान करते हैं। हमेशा जब भी उसको कोई ज्ञान देते हैं, उससे पहले हम पूर्व ज्ञान से उसको एसोसिएट करते हैं, उससे साक्षर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो बच्चा पहले वाले ज्ञान से उसको लिंक कर जाए और तभी नया ज्ञान वो एक्सेप्ट कर पाता है। अचानक कोई नया ज्ञान ऐसे देने लगे, बच्चे को समझ ही नहीं पाएगा। जब कोई चीज हम उसको बताते हैं, उससे पहले हम उसको डिसाइड करते देखते हैं कि उसको बच्चे को नॉलेज का लेवल क्या है, उसका आधार क्या है, उसी आधार के आधार पर नया ज्ञान देते हैं, तो उससे वो लिंक कर जाता है, तो उसको डाटा आसानी से याद हो जाता है, समझ में भी आता है। इस प्रकार उसकी नॉलेज जो होती है वो बढ़ती है। अच्छा, नॉलेज के साथ उसमें कॉम्प्रहेंशन स्किल होना चाहिए। कॉम्प्रहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, वो समझ सके, विषय वस्तु को समझ सके। सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ही फैक्ट्स को रट लिया, रटने के बाद उसको कोई यूज नहीं कर पाए। तो नॉलेज हो बट उसके साथ में कॉम्प्रहेंशन हो, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, किसी मैटर को समझ सके। जैसा कि ये जो आपका मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है, उसमें जो भाषा के संबंध कक्षा 4 और 5 के लिए है कि कक्षा 4 का बच्चा एक छोटे अनुच्छेद को पढ़ के समझ जाए, उसके 75% प्रश्नों का उत्तर अपने मन से दे सके।
और कक्षा 5 के बच्चा एक बड़े अनुच्छेद को पढ़े, समझ जाए और उसके 75% प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई उसकी। ये कंप्रहेंशन बहुत जरूरी है। अब कंप्रहेंशन के बाद फिर अगला आता है एप्लीकेशन, कि जो ज्ञान वो प्राप्त करे उसका एप्लीकेशन करे, लाइफ में यूज करे। जैसे हम लोग बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं या ट्रांसलेशन सिखाते हैं, तो ट्रांसलेशन सिखाते हैं और कोई बच्चा को हम लोग ट्रांसलेशन सिखाए और वो कभी इंग्लिश बोले ही ना, तो उसको एप्लीकेशन न करे तो उसको इंग्लिश सीखने में बहुत समय लगेगा। जैसे सामान्यतः हिंदी मीडियम वाले जो छात्र छात्राएं होती हैं उनके सामने सबसे बड़ी ये समस्या होती है, उनको ग्रामर बहुत अच्छा, इंग्लिश बोलने में उनकी दक्षता नहीं होती है, जबकि इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर से इजी होती है। उसके पीछे यही रीजन होता है कि वो उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। अगर उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन हो तो बहुत ही अच्छे से कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो जो भी ज्ञान बच्चों को दिया जाए तो उसमें हर चीज, तीनों चीजों को कंसीडर करना चाहिए कि वो जो ज्ञान है वो नॉलेज के लिए हो, उसका कंप्रहेंशन भी हो और एप्लीकेशन भी हो, उसका दैनिक जीवन में उपयोग हो। वो ज्ञान जो उपयोग में आता है वही ज्ञान होता है, इसके अलावा कोई ज्ञान का कोई खास महत्व नहीं होता है। लेकिन अब अलग अलग बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं कि जैसे कोई भी हम ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो उस ज्ञान का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो उपयोग होता है तो उसको उपयोग को पहले से ही हमें ध्यान रखना है, तभी उसमें इंटरेस्ट लगता है लोगों को। जब इंटरेस्ट पैदा होता है तब अटेंशन होता है। जो अब देखिए कंसंट्रेशन, हम लोग बच्चों को बोलते हैं कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट करके खूब पढ़िए, बहुत सारा उपदेश देते रहते हैं बच्चे, फिर उनको कहते हैं क्या कहते हैं, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रीजन क्या होता है कि हम उनको जो विषय वस्तु सामने उनके प्रस्तुत करते हैं वो ऐसी नहीं होती जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, तभी वो नहीं उसको ग्रैस्प कर पाते हैं। अगर वो कोई विषय वस्तु को हम बहुत ही रुचिकर ढंग से प्रेजेंटेशन करें, उसका प्रेजेंट करें, पढ़ाने की जो एक क्या होती है आगमन विधि निगमन विधि के बारे में आप लोग जानते होंगे। आगमन विधि और निगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सब विधियों का अगर हम प्रयोग करें तो एक पढ़ाई लिखाई पर उसके अंदर रुचि पैदा होगी। जब रुचि पैदा होगी तो उसका जो अटेंशन है वो अपने आप बढ़ेगा। तो रुचि एक, जैसा साइकोलॉजी में पढ़े होंगे कि ध्यान के राज्य में रुचि एक राजा होता है। इंटरेस्ट इज द किंग। इंटरेस्ट किंग क्यों है? क्योंकि अगर किसी चीज में उसका इंटरेस्ट है, जैसे कोई कहानी पढ़ रहा है, किताबें पढ़, कुछ भी कोई मूवी देख रहा है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, तो उससे बाद में पूछो, देखने के बाद पढ़ने के बाद पूरी बता देगा इसमें क्या क्या हुआ, उसका क्या मतलब निकलता है, सब कुछ बता देता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। उसके लिए हम बार बार ये नहीं कहते बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके बावजूद में उसमें इंटरेस्ट रहता है और पूरी बात को बता पाता है, और कंप्रहेंशन उसको वो रहता है कि समझता है, अच्छे से अवबोध होता है उसे। तो ये जरूरी होता है कि हमारी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको हम कितना इंटरेस्टिंग ढंग से, कितना अच्छा हम प्रस्तुतिकरण उसका कर रहे हैं कि बच्चे उसको समझ रहे हैं, उसके अंदर उनके अंदर उसके प्रति रुचि पैदा हो। हम भी विद्यार्थी जीवन में हम बहुत बार ये एहसास किए हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे मैथ होता क्या है कि जैसे मैथ क्वेश्चन हमें कठिन लगता है तो हम उस किताब को रख देते हैं। ठीक, जब रख देते हैं तो फिर लगता है कि उसको नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन फिर अगर आपके मन में ये विचार आता है कि चलो फिर से देखते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ यू ट्राई मेनी टाइम्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यू विल सक्सीड एट लीस्ट, मतलब एट लास्ट यू विल सक्सीड इन दैट, इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो ये चीज होती है कि बार बार प्रयास। तो वही जो हम लोग का जो संस्कृत में कहा जाता है श्लोक है, का चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये चीजें हैं कि काक चेष्टा, विद्यार्थी अंदर काक चेष्टा, वही चेष्टा टीचर के अंदर भी होती है कि चलो ठीक है, आज हमने बच्चे पढ़ाया नहीं समझ में आया तो कल आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम टू टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग बार बार अगर प्रयास करते हैं तो टीचिंग एक प्रैक्टिस है, टीचिंग एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस एक, इन माय ओपिनियन टीचिंग इज द मोस्ट डिग्निफाइड प्रोफेशन बिकॉज यू क्रिएट फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन whom you teach। तो जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वही बच्चे आगे चल के समाज का एक आईना होते हैं, समाज के कर्णधार होते हैं। वही हमारी तरह बहुत सारे टीचर होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब चीज मैनेज करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, सब चीजें होती हैं। तो हमारी जो निर्माण होता है, जो हम बच्चों का निर्माण करते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। एक अगर पुल बनवाते हैं वो ध्वस्त हो जाता है तो उसी समय लगता है कि हाँ बना था, टूट गया, खत्म हो गया उसका। लेकिन अगर कोई बच्चा हम बिगाड़ते हैं, अगर वो चोर बनता है, डाकू बनता है, तो उसका पूरा मतलब उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, सब पूरा जीवन प्रभावित होता है।
इट इज मतलब बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होता है। तो हम जो शिक्षक कार्य करता है वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और उसका बहुत महत्व होता है। अगर हम कोई अच्छा नागरिक तैयार करते हैं उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, उसका परिवार प्रभावित होता है, वो भी प्रभावित होता है। ये और उसके जो शिक्षक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा उससे अभिभूत होते हैं, बहुत ज्यादा अभिभूत होते हैं कि हाँ चलो हमने ये बच्चा पढ़ाया था, ये बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे नाम रोशन हो रहा है। तो उस समय जो खुशी होती है जब कोई अपना स्टूडेंट पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनता है, तो वो जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि हमारा उससे कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो वो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा तरक्की किया है, तो हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। तो ये सब चीजें का महत्व होता है। तो शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में, और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ाएं। और उसके लिए हम ये नहीं कहते कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत है और बहुत ज्यादा वो हो करके ही वो बन सकता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि टीचर, बेस्ट टीचर वो होता है जो वो जो प्रिपेयर्ड टीचर होता है, पढ़ाने जाने से पहले पूरी प्रिपरेशन करता है, पूरे मतलब अपना लेसन प्लान बनाता है। लेसन प्लान नहीं भी मान ले तो कई बार होता है कि लोग लेसन प्लान अपने दिमाग में, माइंड में सेट करके चलते हैं कि क्या क्या पहले बताना है, सीक्वेंस बना के चलते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ाना है तो सीक्वेंस में कैसे कैसे बच्चे को बताना है। तो ये अगर हमारा प्रेजेंटेशन बच्चों के प्रति अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा टीचर होता है। इन माय ओपिनियन प्रिपेयर्ड टीचर इज बेटर देन एन एक्सपीरियंस टीचर। अगर प्रिपेयर्ड टीचर है, भले ही आप नए हैं, बहुत दिन टीचिंग नहीं किया, तभी आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो ये जरूर होता है कि हम उसके लेवल तक होते, उसकी स्किल तक होते। अच्छा, हम सब मानते हैं और भी क्लासेस में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए हैं कि कुछ लोग टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि अथॉरिटेरियन टीचिंग होती है। अथॉरिटेरियन मतलब प्रभुसत्तावादी, कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। हम भी बहुत बार शिक्षण किए देखे कि अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा है और हम पढ़ाते चले जाए, इसका मतलब उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अगर बच्चा खड़ा होता है, बात करता है, हमसे इंटरेक्शन कर रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो अगर इंटरेक्टिव क्लासेस है तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेक्टिव क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो बच्चा पूछे, हम उसका उत्तर दे, फिर उसको लगे हाँ वो खुश हो, फिर हम उसको अप्रिशिएट करें। रही है। जी सर, जी जी जी। देखिए, हमने आपसे काफी बातें किया है और हमारा विशेष रुचि रहती है कि ये जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम है, ये एक पैशन है, हम लोग का पैशन होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें तनख्वाह मिले इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तनख्वाह तो मिल रही, बिना तनख्वाह नहीं मिल रही तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ठीक है। पर ये चीज हमें करना है, इसी से खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। और देखिए, हमारी जो शक्तियां हैं वो एक दिन कमजोर है कि जो हमारे अल्लाह है, जो कौशल है, उसका उपयोग हम दूसरों के हित में ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ हम आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि हम सभी लोग मिल करके लखनऊ में एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण बनाते हैं, ताकि जो शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया है उसको गुणवत्तापूर्ण और अग्रसर बनाते हुए हम लोग अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को लाभान्वित कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सर, वंदन है। सर निश्चित तौर पे हम लोग का बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसे ऊर्जावान, ज्ञान के भंडार अपने मुखिया को पाकर हम लोग काफी प्रफुल्लित हैं। निश्चित तौर पे सर आपका आशीष वचन हम लोगों को समय समय पे मिलता रहेगा। सर हम लोग भी पूरी तरह से आपको सर इस चीज के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा एवं विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि सर जो भी आपकी मंशा है, जो भी आदरणीय सरकार की मंशा है, आदरणीय डीजी साहब की मंशा है, सर आपकी जो मंशा है उस पर हम लोग 100% खरा उतरेंगे। निश्चित तौर पे सर हमारे इस अनुनय विनय को सर आपने स्वीकार किया, 2 बार सर आप आकर हम लोगों को आशीष वचन दिए, इसके लिए सर बहुत बहुत हार्दिक आभार है। क्योंकि मैं जानता हूँ सर कि आपकी व्यस्तता में इतनी कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी आप आते हैं सर, इसके लिए धन्यवाद।